दोस्तों इस क्विक 30 मिनट एपिसोड में हमारी कोशिश ये है कि इस एपिसोड के क्लिप्स पाकिस्तान तक पहुँचे, हर भारतीय तक पहुँचे। इसलिए ये वाला एपिसोड हमने हिंदी में रिकॉर्ड करा है। ऑपरेशन सिंदूर और फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात करी है, टेररिज्म की बात करी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने इंक्लूड करे हैं इस पूरे एपिसोड में। आई होप कि हमारा पूरा देश और पड़ोसी मुल्क भी जियोपॉलिटिक्स को और गहराई से समझे इस एपिसोड के थ्रू। अभिजीत चावड़ा रिटर्न्स फॉर ऑपरेशन सिंदूर स्पेशल। अगर भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी मेंबर ये एपिसोड देख रहा है, सल्यूट टू यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभिजीत चावड़ा का स्वागत है टीआरएस पर। नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। कल रात ही ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओपिनियंस, हर जगह लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। आप ही बताइए इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी कुछ घंटों पहले हुआ है। अभी भी जो डिटेल्स है वो आ रहे हैं। कुछ डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्या क्या मोडालिटीज़ इन्वॉल्व थी इसमें, क्या मिसाइल्स थे इसमें, क्या इसमें एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट था, कुछ और था, नेवी का भी सुना है कि इन्वॉल्वमेंट था। तो अभी सिचुएशन थोड़ा सा हेजी है, थोड़ा सा इतना डिटेल्स हमें पता नहीं है। हमें सोचना अभी ये है कि आगे जाकर क्या हो सकता है, और इसमें ये जो पूरा सिचुएशन हुआ है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। अब अगर कोई पूछता है कि इसमें कौन दोषी है, कि भारत ने ऐसा क्यों किया, तो मैं यही कहूँगा कि ये सिचुएशन सबसे पहले खड़ा किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। इतने दशकों से ये टेररिज्म, आतंकवाद भारत के ऊपर कर रहे हैं और दूसरे भी देशों के ऊपर कर रहे हैं। किसी न किसी दिन उसका उनको रिस्पॉन्स मिलना ही था। और आज भारत इस सिचुएशन में नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहे। ऑब्वियसली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पाकिस्तान को जो मिलना था वो मिला है। आई थिंक अभी तो शुरुआत हुई है। हमें देखना है बिग कॉन्टेक्स्ट क्या है। उन्होंने ये पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया, 20, 25, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बहुत ही क्रूरता से। पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई ने। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मिलिट्री, आईएसआई और उन्होंने जो ट्रेन किए थे टेररिस्ट, उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में भारत ने ये काम किया है, ये ऑपरेशन किया है। आज जिस दिन उन्होंने ये पहलगाम अटैक किया, मेरे हिसाब से उस दिन ये जो आर्टिफिशियल टेम्पोररी नेशन है पाकिस्तान, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया। टिक टॉक काउंटडाउन क्लॉक शुरू हुआ है। इट इज़ काउंटिंग डाउन टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कब होता है ये हमें पता नहीं है। 3 महीने है, 6 साल है, 10 साल है, बट इट इज़ काउंटिंग डाउन टू ज़ीरो। आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर पाकिस्तान। या ऑल्सो कंसिडरिंग कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, फाटा में क्या हो रहा है, खैबर पख्तून में क्या हो रहा है, नॉट गुड टाइम्स फॉर आवर नेबर्स। यस, नॉट गुड टाइम्स एट ऑल। हम 5 साल से जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट कर रहे हैं। 5 सालों से इसी मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स राइज हो रहे थे पिछले 5-6 सालों से, एंड नाउ वे फाइनली टॉकिंग अबाउट इट। सर, जितना आपने यूक्रेन, रशिया और इजराइल में जो जंग चल रही है उसे स्टडी करा, उसके पर्सपेक्टिव से क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ हमारे देश में, तो व्हाट काइंड ऑफ टाइमलाइन आर वी लुकिंग एट, या ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है? अभी या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। टाइमलाइन क्या हो सकता है अगर एक्चुअल वॉर हुआ? देखिए, अभी वॉर हुआ नहीं है। अभी हमने क्या किया है, हमने मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं, मोस्ट लाइकली पिन पॉइंट और पाकिस्तानी टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस पर जी, वो किया है। अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मोस्ट लाइकली करना होगा, अदरवाइज दे विल लुक लाइक दे आर ह्यूमिलिएटेड। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेंगे वो। अब किस प्रकार का रिस्पॉन्स करेंगे वो हमें सोचना है। क्या वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे थ्रू आर्टिलरी, थ्रू रॉकेट्स, थ्रू मिसाइल्स, थ्रू एयरफोर्स, थ्रू फाइटर प्लेन्स? ऐसा करेंगे तो किसके ऊपर अटैक करेंगे? हमने तो उनके टेररिस्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया है। अभी हमारे पास तो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन है नहीं, तो किसके ऊपर अटैक करेंगे? वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर करेंगे। तो फिर हमें वापस रिस्पॉन्स करना होगा इन रिस्पॉन्स टू दैट। सो देन वी आर मूविंग अप द एस्केलेशन लैडर। तो कहाँ तक पहुँच सकता है ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या न्यूक्लियर वॉर होगी? देखिए, यूक्रेन और रशिया भी न्यूक्लियर
आर्म्ड नेबर्स के बीच में वॉर है। यूक्रेन वेस्ट का प्रॉक्सी है, नेटो का प्रॉक्सी है। नेटो हैज न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया आल्सो हैज न्यूक्लियर वेपन्स। तब कोई बोलता नहीं कि दिस आर टू न्यूक्लियर पावर्स फाइटिंग ईच अदर। लेकिन भारत पाकिस्तान की बात होती है तब बोलते हैं टू न्यूक्लियर पावर्स। देखिए, पाकिस्तान आर नॉट स्टूपिड, दे विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। हमें देखना है कितना एस्केलेशन होता है। इसका एट द मोस्ट क्या हो सकता है, एक पल्स पॉज वॉर हो सकता है। व्हाट इज अ पल्स पॉज वॉर? भारत अटैक लॉन्च करेगा पाकिस्तान के ऊपर इन दिस सिनारियो, और ये 20, 30, 40, 50 किलोमीटर का इंकर्शन हो सकता है अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर हम यूनिलैटरली पॉज डिक्लेयर करेंगे। दिस वॉर विल लास्ट मैक्सिमम 72 आवर्स इफ इट हैपेंस। यानी कि बॉर्डर के उस पार 20-30 किलोमीटर अंदर जाकर जी वहां तक वॉर होगी। उधर तक जाएंगे हम, उधर उतनी टेरिटरी हम पकड़ लेंगे, फिर हम यूनिलैटरली डिक्लेयर करेंगे पॉज। उससे ज्यादा क्यों नहीं? उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो न्यूक्लियर रेड लाइन्स ट्रिप हो सकती है। सो वी डोंट वांट टू क्रॉस द न्यूक्लियर रेड लाइन्स। तो सो द मैक्सिमम वी विल डू इज अ पल्स पॉज वॉर। उनको हम डिफीट देंगे, मिलिट्री डिफीट, पॉलिटिकल डिफीट, और उनके जो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन है उनको हम पकड़ के डिस्ट्रॉय कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टॉप इट आवरसेल्व्स। सर मेरे ख्याल से एलओसी पर आज दिन भर फायरिंग हो रही है। पिछले 10 दिन से हो रही है। पिछले 10 दिन हाँ, अभी आज और भी बढ़ी है। आर्टिलरी फायर हुई जी जी, सुना आज सुबह। ऐसा कहा जा रहा है। आई थिंक हाल ही में कुछ न्यूज़ आई है कि कुछ गुरसिख्स भी शहीद हो गए अच्छा इस जंग में। इज दिस नॉट वॉर, एक्चुअल वॉर? और इस सब में फ़र्क क्या है? ये डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है। पाकिस्तान ने कभी वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एसेंशियली 1947 से इट हैज़ बीन अ वॉर लाइक सिचुएशन। सीज फायर बहुत बार हमने की है, लेकिन दे आर ऑलवेज ब्रेकिंग द सीज फायर। तो ये एक लो इंटेंसिटी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर परहैप्स समटाइम्स, और इसमें सिविलियंस को टारगेट कर रही है पाकिस्तानीज। तो इट इज़ ऑब्वियसली कॉजिंग, भारत में डैमेज हो रहा है, हमारे सिविलियंस की जाने जा रही है, एंड ये टेररिज्म बाय अदर मीन्स है। टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है कि आप सिविलियंस को टारगेट करते हो और आप उनकी लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न करते हो। दिस इज टेररिज्म। अगर दो देशों के बीच में वॉर होती है तो मिलिट्री शुड फाइट मिलिट्री, यू शुड नॉट टारगेट सिविलियंस। लेकिन पाकिस्तान का ये हॉलमार्क है, उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है कि वो सिविलियंस को टारगेट करेंगे। तो अभी वही हो रहा है। पिछले 10 दिन से ये सीज फायर ब्रेक कर रहे हैं और टारगेट कर रहा है हमारे सिविलियंस को, तो अभी ये हो रहा है। सो अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो हमें कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और मैंने सुना है, आई कैन नॉट कंफर्म इट, कि आज उस तरफ पीओके के अंदर काफ़ी पाकिस्तान को मिलिट्री डैमेज हुआ है, बट दैट इज़ नॉट बीन ऑफिशियली कंफर्म्ड येट। मैं सुना कि एक दो उनके कुछ एयरक्राफ्ट भी, फाइटर प्लेन्स भी नष्ट हुए हैं शायद, लेकिन वो भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। एज वी स्पीक जंग चल रही है? एज वी स्पीक एक्शन चल रहा है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब एक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर। दे आर प्रोवोकिंग, वी आर रिस्पॉन्डिंग। अभी ये चल रहा है। आज है 7th में, हम दोपहर के 4 बजे ये वाला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर आज 10 बजे इंस्टा पर मैंने एक पोस्ट अपलोड किया था जहां हमने भारतीय फौज को सपोर्ट किया उस पोस्ट में। एट द सेम टाइम ये भी कहा कि द एवरेज पाकिस्तानी इज़ नॉट द एनिमी, द मिलिट्री एंड द ISI आर द एनिमीज। पर ये पोस्ट अपलोड करने के बाद ही बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स, वहाँ के सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स भी, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स वगैरह, बहुतों ने कमेंट करा कि जब पहलगाम अटैक हुआ था, इवन द एवरेज पाकिस्तानी मोर्न्ड द डेथ ऑफ द विक्टिम्स इन द अटैक। बट जब कल रात वाली ऑपरेशन सिंदूर वाली अटैक हुई, हर भारतीय ने उसे सेलिब्रेट किया। मेरा ये मानना है कि सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत साल से ये कह रहा हूँ कि मुझे एवरेज पाकिस्तानी सिटीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एक खून है। लेकिन देखिए, सत्य ये है कि ब्लड डजंट मैटर, डी डजंट मैटर। तुर्की और ग्रीस को देख लीजिए, एक ही DNA है। टर्क्स आर कन्वर्टेड ग्रीक्स, बट द टर्क्स वांट द ग्रीक्स डेड। वो चाहते कि हर कोई ग्रीक मर जाए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। वो चाहते कि हमारे ऊपर वो आक्रमण करे और हम दिल्ली में उनका क्या बोलते फ्लैग लहराए। सो पाकिस्तान में हमारे तरफ बहुत हेट्रेड है। वी हैव टू सेलिब्रेट आवर विक्ट्रीज। हमें अपनी सेना को सपोर्ट करना चाहिए, और हमें ये याद रखना है हमेशा कि पाकिस्तान हैज स्टार्टेड दिस। हमने कभी उनके ऊपर टेररिज्म नहीं किया है, उन्होंने हमारे ऊपर टेररिज्म किया है। अभी इस वॉरफेयर में अगर कोई इनोसेंट जाने जाती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज दे मेड अस डू दिस।
हम कब तक चुप बैठे रहेंगे और ये सब सहते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें रिस्पॉन्स देना है उनको टू एंड दिस. सो अगर कुछ नुकसान हुआ है, अगर कुछ जाने जाती है उस तरफ जो पॉसिबली इनोसेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल. ISI इज रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तानी आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. पता है उस पोस्ट पर सर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि वेयर इज द प्रूफ दैट पाकिस्तान इज इन्वॉल्वड इन द पहलगाम अटैक. अच्छा, वेयर इज द प्रूफ? जी मैं बताता हूँ आपको वेयर इज द प्रूफ. पिछले सप्ताह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने किसी यूके के बहुत ही प्रसिद्ध चैनल पर लाइव इंटरव्यू दिया था. उसमें उन्होंने कहा कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द वेस्ट, फॉर द US एंड फॉर द UK फॉर डेकेड्स. उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने भी लास्ट वीक यही वापस रिपीट किया. देखिए, दिस इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्ट्रेटेजिक अनमास्किंग. उन्होंने एडमिट किया है मल्टीपल टाइम्स कि दे हैव बीन डूइंग दिस टेररिज्म ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्ट फॉर डेकेड्स, दशकों से. एसेंशियली 1979 से ये कर रहे हैं हमारे खिलाफ और दूसरों के खिलाफ भी. दे आर अ टेररिस्ट नेशन. अभी ये जो फिग लीफ था ऑफ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी वो चला गया है. अब आप पूछिए मत कहाँ है प्रूफ. आपके डिफेंस मिनिस्टर ने प्रूफ दिया है, आपके बिलावल भुट्टो ने प्रूफ दिया है. वी डोंट नीड एनी मोर प्रूफ. बहुत हो गया, इनफ इज इनफ. और मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो जैश ए मोहम्मद के हेड है मसूद अजहर, उनके भी घर को टारगेट किया गया. अच्छा. मेरे ख्याल से उनके फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई इस अटैक में. ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं. एक वीडियो अपलोड हुआ है जहां उन फैमिली मेंबर्स का फ्यूनरल दिखाया जा रहा है. एंड इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया में सर्कुलेट करके ये कहा जा रहा है कि देखो सिविलियंस टारगेट किए जा रहे हैं, बच्चे टारगेट किए जा रहे हैं. देखिए, अगर आप कॉफिन्स को दिखा रहे हो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है. आपके टेररिस्ट हो गए उसके अंदर, हम कैसे जाने? प्रूफ क्या है? अगर आप प्रूफ मांगते तो आप प्रूफ दिखाइए. इंडियन मिलिट्री की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि इट वाज एन एक्सट्रीमली टारगेटेड स्पेसिफाइड अटैक. Right? I don't remember the exact words used, but it was basically saying that we tried minimizing collateral damage. Civilian damage, collateral damage. और उन्होंने देखिए 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था जिसमें हमने कोई प्रूफ दिया नहीं था और बहुत सारे लोग मांग रहे थे हमारे तरफ से भी, हमारे बॉर्डर के इस तरफ से भी वो लोग बोल रहे थे वेयर इज द प्रूफ. देखिए, आज हमने प्रूफ दिखाया है, हमने पिन पॉइंट प्रूफ दिखाया है with video evidence and what not कि we have carried out multiple strikes on each location. और अगर आप देखेंगे वो वीडियो तो पिन पॉइंट लोकेशंस पे स्ट्राइक हो रहा है, इधर उधर नहीं है. क्लस्टर म्यूनिशंस नहीं डाल रहे हम, बड़े बड़े वाइड स्प्रेड डैमेज नहीं कर रहे. हम पिन पॉइंट प्रिसिजन से वही टारगेट को उड़ा रहे हैं. तो अगर उसमें कोई मरा है तो आई प्रॉमिस यू दे आर टेररिस्ट्स. माय रीडिंग इज आल्सो कि पाकिस्तानी मीडिया ना कुछ चीज़ों को फैला रही है, कुछ चीज़ों को प्रिवेंट कर रही है फैलने से. जैसे आई एम श्योर दीज क्लिप्स मे नॉट रीच पाकिस्तानी पीपल मेनली बिकॉज यहाँ वी आर गिविंग द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन इट. मेरी रीडिंग ये भी है कि आई थिंक मसूद अजहर was staying with his family in his so-called terrorism office strategically. अच्छा, मे बी एज क्या बोलते हैं सिक्योरिटी अम्ब्रेला कि अगर मैं मरा तो सिविलियंस भी बनेंगे साथ में, that sort of thing. Perhaps. Yeah, ऐसा there is standard terrorism practice. जो टेररिस्ट होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसा करते हैं कि सिविलियंस को अपना शील्ड बनाएंगे ताकि अगर मेरे ऊपर स्ट्राइक हुआ तो सिविलियंस भी मरे, ताकि वी कैन प्ले द विक्टिम एसेंशियली. मसूद अजहर को लेकर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहेंगे आप? मसूद अजहर एक टेररिस्ट है, पाकिस्तानी टेररिस्ट है. आई बिलीव इंडियन एयरलाइंस का हाईजैकिंग हुआ था जो नेपाल से हाईजैक होकर अमृतसर गया, फिर अमृतसर से जाकर इवेंचुअली कांडाहार पहुंच गया. उसमें भारत की उस समय की सरकार ने कुछ 5 या कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट को रिलीज़ किया था. उसमें से एक प्रोबेबली मसूद अजहर था. वो उस समय दिल्ली या किसी भारतीय जेल में था, उसे रिलीज़ किया हमने, और फिर तब से वो ये टेररिज्म आतंकवाद हमारे खिलाफ फैला रहा है. सो ही इज़ ये एक हार्डन टेररिस्ट है. दुनिया के मशहूर और सबसे दुष्ट टेररिस्ट में ओसामा बिन लादेन के जैसे लोगों के लाइन में आता है वो. एंड सच पीपल, ऐसे लोग को क्या कर सकते हैं हम? वी हैव टू टेक देम आउट. Do you think the next step is taking POK territory? उसके लिए आई थिंक अगर पल्स पॉज वॉर हुआ, जैसे मैंने कहा कि देखिए पाकिस्तान ने रिटालिएशन किया हमारे ऊपर और फिर हमने एस्केलेशन लैडर के ऊपर थोड़ा और एस्केलेशन किया. एस्केलेशन मतलब देखिए, आपने मुझे पंच किया,
मैं सामने से पंच करूंगा, फिर आप चाकू निकालेंगे, मैं चाकू निकालूंगा, फिर आप गन निकालेंगे, मैं गन निकालूंगा। इसको बोलते हैं एस्केलेशन, मोर एंड मोर वायलेंस। तो अगर पाकिस्तान ने हमारे किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, फॉर एग्जांपल मिसाइल से किया, किसी भी प्रकार से किया, तो हमें फिर उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल नॉट स्टे क्वाइट। फिर वो वापस कुछ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये थियोरेटिकल सिनारियो है जिसमें गिव एंड टेक होता है, और एंड ईच टाइम वायलेंस का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ता है। अगर ऐसा एस्केलेशन हुआ तो आई थिंक द बिगेस्ट स्टेप कैन बी अ पल्स पॉज वॉर, जिसमें हम 20-30 किलोमीटर जाएं उनके टेरिटरी में, उसको पकड़ लें और फिर हम यूनिलैटरली पॉज कर दें। तो इस सिनारियो में कुछ हिस्से पीओके के वापस आ सकते हैं, मे बी बिग पार्ट्स ऑफ पीओके, अगर उन्होंने हमें ऐसा करने को मजबूर किया तो। अदरवाइज वी वुड लाइक थिंग्स टू स्टॉप हियर। और फिर हम क्या करेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया है हमने, हम उनको अब वाटर कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हमें उनको इंटरनेशनली आइसोलेट करना होगा, और वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड वी नीड दिस नेशन टू धीरे धीरे डीके एंड डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। देखिए हमारे पास बहुत तरीके हैं उनको आइसोलेट करने के। हमारे राष्ट्र में कितनी वेस्टर्न कंपनीज है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, कोक है, पेप्सी है, ये सब यहाँ पे हमारे पब्लिक को उनका अपना सामान बेचते हैं। वी कैन टेल देम कि भाई अगर आपको इफ़ यू वांट एक्सेस हमारे मार्केट का, तो यू टू स्टॉप डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। चूज वन, पिक अ साइड, अदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। एंड इस प्रकार से हम पूरे पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं। हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बोल सकते हैं कि अगर आपको हमारे साथ खेलना है, हमारे विरुद्ध खेलना है, अगर आप चाहते हो कि आप IPL में आपके प्लेयर्स प्ले करें, तो आपको पाकिस्तान से सारे टाइज कट करने होंगे। अदरवाइज आप उनसे खेलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ नहीं खेल सकते। इस तरह से हमारे पास आज इतना सारा लेवरेज है, वी कैन कंप्लीटली आइसोलेट पाकिस्तान। आई थिंक इट इज़ अभी समय आ गया है कि हम ये सब लेवरेज का उपयोग करें। जो भी इंडस वाटर ट्रीटी के चैप्टर में हुआ हाल ही में जी, कि द रिवर वाटर वाज ब्लॉक्ड फ्रॉम फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान, जी, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे पाकिस्तान? बहुत डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है उसमें लगभग 40-50% में भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जी, लगभग 40% लगभग सोच लीजिए, और सारा का सारा एग्रीकल्चर उनका डिपेंड करता है ये सब ये जो 3-4 नदियाँ जो आती है उनके पानी के ऊपर। अभी लोग कहेंगे कि भाई आपने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप ये पानी रोक सके। हमारे पास कई डैम्स है जिसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर डैम्स, जो पानी को टेम्पररीली रोक सकते हैं और पानी का फ्लो अनप्रेडिक्टेबल कर सकते हैं। और हमारे अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो नेक्स्ट 4-5-6 साल में कंप्लीट हो जाएंगे बाय 2030 2031। कुछ प्रोजेक्ट्स 26 में हो जाएंगे, कुछ 27 में हो जाएंगे, जिससे हम इन नदियों के पानी का लगभग 10% तो रोक सकते हैं। और अगर 10% उनका पानी कम हो गया, इट कैन डेवस्टेट देयर क्रॉप्स। देखिए क्रॉप्स को एक रेगुलर तरीके से पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपने 3 दिन भी रोक दिया, 1 हफ्ता भी रोक दिया, तो क्रॉप्स गए, फिर ऑलवेज पानी आने से क्या हो गया? वी कैन डिस्ट्रॉय देयर इकोनॉमी लाइक दिस। और देखिए ये बहुत दुख की बात है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं जिससे बहुत लोग पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। कितने दशकों से हमारे लोगों को मार रही है, कितने दशकों से टेररिज्म कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन है और आप पाकिस्तान में एक सिगरेट भी खरीदते हो, एक बीड़ी खरीदते हो, तो आपका जो आपने 2 रुपये 10 रुपये दिए उसको खरीदने के लिए, उसमें से कुछ रुपए पाकिस्तानी आर्मी और ISI को गए हैं। बहुत सारे साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता के यंग लोग हैं जी, जो एग्जैक्टली इन न्यूआंसेस ऑफ वॉर को नहीं समझ पा रहे। जी, मेरा मानना यह है कि यार कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ो, ISI की हिस्ट्री पढ़ो, ये जानो कि भारतीय फौज को क्या क्या सहना पड़ा है पिछले 20-30 सालों में। जी, देन कम टू कंक्लूजन अबाउट वेदर यू वांट वॉर और नॉट। जी, बिल्कुल। फाइंड आउट, नो, यू हैव टू इन्फॉर्म योरसेल्फ, देन मेक योर ओन चॉइसेस, डिसीजंस। हमारे सिविलियंस को कितना सहना पड़ा है, हमारे कितने लोगों को किस बहरे में से मारा है इन्होंने। और ये अब सोचिए 1989 1990 में लाखों कश्मीरीज को कश्मीर से निकाल दिया, जो आज भी वहाँ पे जा नहीं सकते। आर्टिकल 370 हट गया है, फिर भी आज कश्मीरी हिंदू कश्मीर जाकर बस नहीं सकते। क्या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कुछ तो प्रॉब्लम है ना। सो बहुत हमने पीड़ा से सही है,
एंड नाउ इट इज़ टाइम कि भाई अब ये हम छोड़ेंगे नहीं इनको, इट इज़ टाइम। और पाकिस्तान का अभी क्लॉक टिक होना शुरू हो गया है। सो माय पॉइंट इज़ जो लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, वो उनको थोड़ा समय निकाल कर अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। जस्ट फाइंड आउट द फैक्ट्स क्या है, कि क्या किसने किया है, न्यूट्रली आप समझिए, एंड देन मेक योर ओन डिसीजंस। लोगों को पढ़ाई नहीं करनी, दैट्स द इशू, दैट्स द प्रॉब्लम। लोग पीपल आर लेजी। हर किसी को शॉर्ट कंटेंट चाहिए और उन्हीं पेजेस को फॉलो करेंगे जहां उनके नैरेटिव्स ज्यादा बैक होते हैं उन पेजेस के। जी जी जी। तो ऑब्वियसली यहाँ भी पॉलिटिकल फ्लेवर आ जाएगा, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। या एनीवे, मूविंग ऑन सर, एक आखिरी सेक्शन कवर करेंगे इस कॉन्वर्सेशन में जी, जूम आउट करके, जियोपॉलिटिकल लेंस ऑन दिस सिचुएशन। जी, इस स्थिति की वजह से यूएसए और ट्रम्प क्या सोच रहे हैं ये बताइए पहले। जी। देखिए, यूएसए ने दशकों तक पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 2022 में फर्स्ट हाफ में यूएस ने पाकिस्तान में रेजिम चेंज किया, इमरान खान को हटा दिया जो बहुत प्रो चाइना था, और शहबाज शरीफ या जो भी है उसको लाया। सो पाकिस्तान 2022 में यूएस वसाल बन गया। आई थिंक लास्ट ईयर उन्होंने बांग्लादेश में सेम चीज़ की, और बांग्लादेश में एक रेजिम चेंज किया। तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों वापस खड़े हो गए हमारे विरुद्ध में। अभी ट्रंप ने पूरा पॉलिसी चेंज किया है ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर सीइंग। तो आई थिंक ट्रंप इज ओके विथ इट। ट्रंप ने हमें ये कहा होगा प्राइवेटली कि आपको यू हैव टू बी ऑन आवर साइड। इफ यू आर ऑन आवर साइड देन वी कैन गिव यू सर्टन, वी विल टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स, पॉसिबली और पॉसिबली नॉट पॉसिबली। तो आई थिंक अभी भारत और यूएस में कन्वर्जेंस हो रहा है, एंड ट्रंप इज ओके विथ सम काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान ऐसा। और अभी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ्स डाले हैं चाइना के ऊपर, 145% टैरिफ्स, जिससे और चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है, रिटालिएट किया विथ 125% टैरिफ्स और व्हाटएवर, जिससे दोनों डीकपल हो गए। देयर इज नो मोर ट्रेड बिटवीन यूएस एंड चाइना। अभी यूक्रेन वॉर का भी सिनारियो है जिसमें चाइना और रशिया साथ में है, जिसमें चाइना अब सीनियर पार्टनर है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और रशिया अनफॉर्चुनेटली जूनियर पार्टनर है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और भारत और रशिया के बीच में काफ़ी पुराना इतिहास है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू कुड से, जियोपॉलिटिकली। तो यूएस चाहता है कि भारत थोड़ा सा इस रशिया के साथ जो मित्रता है उससे थोड़ा बाहर निकले और प्रो वेस्ट हो जाए, और भारत चाहता है कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वाधीन रहे। तो ये सब फोर्सेस है। अभी यूएस ने लेट्स से पाकिस्तान को अबैंडन कर दिया है, इसलिए उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो जाकर मीडिया में बोल रहा है कि भाई हमने यूएस के लिए टेररिज्म किया बहुत दशकों से। अगर वो आपके मास्टर होते तो आप ऐसा नहीं बोलते कभी। आपको उन्होंने डिवोर्स पेपर्स दिए हैं, इसीलिए आप जाकर चिल्ला कर बोल रहे हो कि हमने उनके लिए ये सब किया है। तो अभी पाकिस्तान इज शॉपिंग फॉर अ न्यू मास्टर, वो मास्टर चाइना है। तो अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना बहुत गहरे मित्र बहुत जल्दी बनने वाले हैं। आज चाइना ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया कि वी रिग्रेट इंडियाज एक्शंस। अभी देखिए, भारत का इकोनॉमिक हेफ्ट बढ़ रहा है। भारत में एम्बिशन है कि हम बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर बने, और चाइना के साथ जो डीकपलिंग हुआ है उसके कारण सारे जो वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वेस्टर्न कंपनीज है, उनको कहीं और मैन्युफैक्चर कराना पड़ेगा अपने गुड्स को, और भारत में ही वो क्षमता है बिकॉज ऑफ द साइज कि वो सब मैन्युफैक्चरिंग हो। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग भारत में मूव होने लगा है धीरे धीरे, लेकिन चाइना इस बात से बहुत दुखी है। तो अगर भारत और पाकिस्तान में के बीच युद्ध हो गया तो चीन के लिए ये अच्छी बात है, ताकि भारत एक अनस्टेबल जैसा देश लगे दूसरे आउटसाइड इन्वेस्टर्स को, और भारत में वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो। सो इट इज़ गुड फॉर चाइना। तो ये जियोपॉलिटिकल एंगल है। सो ऐसा हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट बहुत हद तक कन्वर्ज हो रहे हैं इस बात में। चाइना अपने हाथ साफ रखेगा, खुद स्वयं इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन बाहर से रिमोट कंट्रोल कर सकता है कुछ चीज़ों को। सो चाइना पाकिस्तान एक्सेस फिर से बन रहा है। अभी देखिए 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड है, होने वाला है 2 दिन के अंदर, जहाँ पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को आमंत्रित किया था पुतिन जी ने, और राजनाथ सिंह जी को भी, डिफेंस मिनिस्टर को आमंत्रित किया था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, फिर राजनाथ जी ने भी कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, और लोग सोच रहे थे कि क्या हो गया भाई, रशिया और भारत की मित्रता बंद हो गई। आई थिंक कुछ और कारण था कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी नहीं गए। तो देखिए ये जियोपॉलिटिकल एंगल है। भारत को यूएस वू कर रहा है। भारत और रूस के गहरे संबंध है जो चलते रहेंगे, आगे भी चलेंगे।
चीन चाहता है कि रशिया और भारत का डीकपलिंग हो जाए, और चीन चाहता है कि पाकिस्तान फिर से उनका प्रॉक्सी बन जाए, और चीन चाहता है कि बांग्लादेश को भी वो यूज़ करे कुछ कुछ प्रकार से, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस जी चीन गए थे, वो कह रहे थे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है वो उससे हम कट ऑफ कर सकते हैं। तो ही इज़ ऑल्सो शॉपिंग फॉर अ न्यू मास्टर क्लियरली। ट्रंप को इन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है आज, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। तो बहुत सारा रीअलाइनमेंट हो रहा है। अभी चाइना का काफ़ी अधिक इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इन द कमिंग डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स, और भारत और यूएस का कुछ टैंगो होने वाला है जो हो रहा है ऑलरेडी, और भारत और रशिया का भी कुछ अलग से चलेगा। तो ये सब सिनारियो है आज। हमारे बीच जितने भी जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट हुए हैं सर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करा है जी, ओवर द लास्ट 5 years जी, जो एक्चुअली अब हो रहा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्हाट अ डेकेड इट्स बिकमिंग फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। आई थिंक जब हमने पहली बार जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट किया था, उसमें शायद हमने डिस्कस किया था कि ये जो डेकेड है, दशक है, इट इज़ गोइंग टू बी अ डेकेड इन विच ईयर्स पास इन वीक्स। इतना सारा चेंज इतना रैपिडली होता है। सो वी आर सीइंग इट नाउ। और आपने हमेशा वर्ल्ड के पोल्स के बारे में बात करी है जी, फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। जी, सो इट्स बिकमिंग क्वाइट क्लियर कि द वर्ल्ड इज मूविंग इनटू एन अमेरिका वर्सेस चाइना कोल्ड वॉर चैप्टर। जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच है फॉर आवर ओन लोकल प्रॉब्लम्स, बट आर वी कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका? नहीं, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इस कोल्ड वॉर को शुरू किया है श्री ट्रंप ने, एंड ही हैड अ गुड रीजन फॉर स्टार्टिंग द कोल्ड वॉर, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बन रहा था, और एक्चुअली जो ट्रिगर था वो टेक्नोलॉजिकल प्रावस थी चाइना की। क्योंकि देखिए, यूएस हमेशा हिस्टोरिकली टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस रहा है, और जो भी राष्ट्र टेक्नोलॉजिकली सबसे आगे होता है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल नेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मिलिट्री डिमेंशन होता है जो हिडन होता है। अभी चाइना का टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी बहुत बढ़ गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ सेट ऑफ अलार्म बेल्स इन द यूएस। इसलिए वो सेमीकंडक्टर और चिप्स के जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर वो पाबंदी लगा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो इसके लिए वो डीकपलिंग कर रहे हैं। हमने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, लेकिन वी विल हैव टू प्ले सम काइंड ऑफ रोल इन दिस। यूएस कहेगा कि पिक अ साइड, यू आर विद देम और यू आर विद अस। हम कहेंगे कि वी वांट टू प्ले विद एवरीबडी, वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी। तो भारत चाहेगा कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, जिसमें शायद एक पोल चाइना और रशिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया हो, दूसरा पोल यूएस और सारे वेस्टर्न नेशंस, और मे बी भारत कैन बी, ऐसा हो सकता है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडरशिप लेकर एक तीसरा पोल बनाए। दिस इज मल्टीपोलरिटी पॉसिबली, दैट इज, ये एक सिनारियो है। या फिर अगर ये जो कोल्ड वॉर बहुत ही इंटेंस हो गया तो शायद भारत को एक साइड पिक करनी पड़ेगी, विच कुड बी द यूएस, बिकॉज हम चाइना के साथ तो रह नहीं सकते, बिकॉज चाइना हमारा शत्रु है। तो भारत ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है इसमें। भारत ने हमेशा कहा है कि भाई वी वुड लाइक टू हैव फ्रेंडशिप विद एवरीबडी। देखिए, जब यूक्रेन वॉर हुआ तब ये शुरू हुआ था, पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, बाइपोलराइजेशन, और तब हमने मना किया था कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। आज हमारा जो डिसीजन था मोदी जी का, और मोदी जी का एसेंशियली, इट हैज़ बीन विंडिकेटेड कि दैट वाज द राइट डिसीजन, क्योंकि अब यूएस और रशिया वापस बात करने लगे हैं, और ट्रम्प चाहते थे कि भाई रशिया के साथ वो सीज फायर हो जाए, जो यूरोप बीच में आया, एंड दे प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। एज इन आप वो कह रहे हो जहां ज़ेलेंस्की को डांटा उन्होंने? देखिए, ज़ेलेंस्की को उन्होंने नहीं डांटा, ज़ेलेंस्की ने झगड़ा किया। ज़ेलेंस्की आए एज अ गेस्ट ट्रंप के वाइट हाउस में, और वहाँ पर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। तो देखिए, मे बी ही वॉज राइट टू डू इट, मे बी ही वॉज रॉन्ग, वॉट एवर, लेकिन उस दिन वो सिग्नेचर होने वाला था मिनरल्स डील के ऊपर। ज़ेलेंस्की ने झगड़ा किया, इसके लिए सिग्नेचर नहीं हुआ, और अभी कुछ महीनों बाद वो मिनरल्स डील साइन हुआ है, और जो टर्म्स ऑफ द डील है दे आर मच मोर प्रो यूक्रेन। सो मे बी ज़ेलेंस्की वॉज राइट टू डू दैट। लेकिन ट्रंप चाहते थे कि वो आते ही पुतिन से बात करें, और ट्रंप और पुतिन डिसाइड करें कि भाई इस वॉर को हमें बंद करना है और यूक्रेन के साथ क्या होगा। और ज़ेलेंस्की बीच में आ गया कि भाई आप ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते, मुझे भी करना होगा। तो ट्रंप चाहते थे कि यूएस और रशिया भी मित्र बन जाए, ताकि चाइना को हम साइडलाइन कर सके। और अभी बीच में यूएस और ईरान के बीच में भी बातचीत चल रही थी। पहली बार आफ्टर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कि यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स हुए हैं एट अ हाई लेवल, वो भी नहीं हुआ। सो चाइना और ईरान और रशिया जानते हैं कि आप अगर वेस्ट के साथ मित्रता करोगे, वो शॉर्ट लिव्ड मित्रता होगी, एंड यू विल पे अ प्राइस फॉर दैट बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। हम जानते हैं कि भाई क्या होता है। तो इसलिए यू आर सीइंग अ बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड स्प्लिट हो रहा है इनटू 2 ब्लॉक्स, और हमें देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए,
और जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल लेफ्ट ओवर इश्यूज। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल नेशन है जो वेस्ट ने खड़ा किया है अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और यूके ने किया वो। और यूके 1956 में एक सेकंड रेट वर्ल्ड पावर बन गया आफ्टर द सुएज क्राइसिस, और फिर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ फ्रॉम लंदन टू वाशिंगटन, और फिर यूएस ने बिग डैडी स्टेटस ले लिया पाकिस्तान का। अब हमें ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान का टेम्पररी नेशन स्टेटस ज़्यादा लंबा नहीं चले, मे बी 10 years मैक्सिमम, और पाकिस्तान पीसफुली होपफुली डिसइंटीग्रेट हो जाए। सिंधु देश बनना चाहिए, बलूचिस्तान फ्री होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा शुड गो बैक टू अफगानिस्तान, और पंजाबिस्तान कैन विल डील विद इट लेटर। 2-3 year timeline? I hope so. I would say maximum 10 years. Use all the levers that you have at your disposal. लेकिन अगर 2-3 साल में होता है तो good. Nobody will be more pleased than me. Sir, currently as of May 2025 भारत के पक्ष में कौन है, पाकिस्तान के पक्ष में कौन है, ये झट से समझाइए। जी, पाकिस्तान के पक्ष में चीन है, पाकिस्तान के पक्ष में और कौन है? देखिए, वेस्टर्न मीडिया पूरे पाकिस्तान के पक्ष में है, मोस्टली प्रो पाकिस्तान। उनका हिस्टोरिकल रिएक्शन वो रहा है कि वी विल बी प्रो पाकिस्तान। लेकिन जब ये पहलगाम अटैक हुआ, तब सारे के सारे जो पाश्चात्य लीडर्स, वेस्टर्न लीडर्स हैं, उन्होंने पब्लिकली इमीडिएटली एसेंशियली कहा ट्विटर के ऊपर कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं, वी स्टैंड विद इंडिया। कुछ लोगों ने पाकिस्तान को ज़्यादा मेंशन नहीं किया, लेकिन सबने भारत के साथ सोलिडारिटी दिखाई। मिलोनी जी ने भी ये कहा, और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था कि वी स्टैंड विद इंडिया एंड सो ऑन। तो ओवरऑल जो पब्लिक पोस्चरिंग वर्ल्ड लीडर्स कर रहा है वो मोस्टली प्रो इंडिया रहा है, essentially Western leaders ka, including Israel and all of that. So, who is with India? I think mostly West softly pro-India है। वो कहेंगे कि भाई आपको ये सब नहीं करना चाहिए, फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन they will not take any major any action against India. Words and actions बहुत बड़ी बात, बहुत डिफरेंस होता है between words and actions. So आप शब्दों से कुछ कह सकते हैं, लेकिन don't take any action. So I think पाकिस्तान के साथ मेनली चाइना है। रशिया बिकॉज ऑफ द जूनियर पार्टनर स्टेटस विद चाइना, उनको थोड़ा सा वो डिप्लोमेटिकली लेना पड़ेगा, लेकिन रशिया एंड पाकिस्तान के बीच में इतना कुछ कन्वर्जेंस नहीं है। सो एसेंशियली भारत के साथ वेस्टर्न नेशन से ईस्टर्न नेशंस भी, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया एट्सेट्रा। पाकिस्तान के साथ चाइना है। ईरान कहाँ है? आई थिंक ईरान वुड वांट टू बी इन बिटवीन, वो डिप्लोमेटिक रहना चाहेंगे, न्यूट्रल रहना चाहेंगे। सो आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न मीडिया भारत के विरुद्ध है, लेकिन वेस्टर्न नेशंस भारत के साथ है, और नोबडी लाइक्स पाकिस्तान एसेंशियली इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर चाइना हु वांट्स टू यूज पाकिस्तान। ऑलमोस्ट इस पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच चुके हैं सर। एक आखिरी सवाल है जी, कि एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस फेज में? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? या देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें रूमर मॉन्गरिंग नहीं करना है, हमें कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है। आज सुबह कुछ भारतीय मेजर पब्लिकेशंस ने कहा कि भारत के 4-5 पता नहीं कितने कुछ नंबर दिया उन्होंने कि भारत के X नंबर ऑफ फाइटर प्लेन्स शूट डाउन हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था, फिर उनको डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसी जो बेसलेस क्लेम्स जो करते हैं हमारे मीडिया या जो भी है, हमें उस पर बिलीव नहीं करना है। वी हैव टू हमें देखना है कि हम उसी चीज़ को बिलीव करें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, उसको जो हमारी गवर्नमेंट दे। और दूसरी बात है कि हमें अनकंडीशनली हमारे देश को सपोर्ट करना है, हमें अनकंडीशनली हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करना है। और हमें देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में भी इनोसेंट लोग हैं, वो लोग भी मर जाएंगे, तो हमारे इनोसेंट लोग कुछ काम के, उनका कुछ वैल्यू नहीं है क्या? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, जब धर्म और अधर्म के बीच में जब युद्ध होता है, तो उस तरफ भी कुछ इनोसेंट लोग रहेंगे। अगर उनकी मृत्यु होती है, उनको नुकसान होता है, तो जिसने ये युद्ध शुरू किया, जिसने ये प्रॉब्लम शुरू किया, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमें ये याद रखना है कि वी हैव टू एंड हिंसा। अगर कोई हिंसक है, अगर कोई क्रूर है, अगर कोई आतंकवादी है, तो उसे हमें एंड करना है, तभी आप जाकर शांति फैला सकते हो दुनिया में। सो वी हैव टू एंड द टेररिस्ट नेशन। ये इट इज़ नाउ प्रूवन बियॉन्ड अ डाउट कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, उनका डीएनए में टेररिज्म है फॉर वॉट एवर रीज़न, और हमें उसे वी हैव टू रिड द वर्ल्ड ऑफ दिस अबोमिनेशन ऑफ अ नेशन। और देखिए, हमें ये भी याद करना है कि भाई ये हमारा टेरिटरी है,
एंड में बस ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स ये मानते हैं कि उनका मुल्क टेररिज्म के अगेंस्ट है, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मिले थे. बस दैट्स द लास्ट स्टेटमेंट. दैट्स इट. ओके, एनीथिंग एल्स सर? नहीं, विक्ट्री टू इंडिया. जय हिंद. जय हिंद सर, जय हिंद. सल्यूट द आर्म फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री. थैंक यू सर. थैंक यू. दोस्तों ये था आज का एपिसोड. कल हमारे इंग्लिश चैनल पर एक ज़्यादा डिटेल्ड एपिसोड रिलीज़ होगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर. डेफिनेटली जाकर वो देखिए. पर तब तक हमारे एपिसोड्स जो हमने हाल ही में रिकॉर्ड करके रिलीज़ करे हैं मेजर देसाई के साथ, सुशांत सरीन के साथ, इन एपिसोड्स को कंज्यूम करें ताकि आप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को और गहराई से समझें. लॉट्स ऑफ लव टू every member of the Indian Armed Forces. All the love, all the support, all the respect. Jai Hind.